और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है मकर संक्रांति पर कौन सी सियासी खिचड़ी पकी है, ये आपको बताएंगे हम। कहीं पकी खिचड़ी और कहीं कट गई पतंग। एकादशी थी तो सबसे पहले आपको लिए चलता हूं माघ मेला। एकादशी पर प्रयागराज में माघ मेला की तस्वीर आप देख रहे हैं। माघ मेले की लगभग कुंभ जैसी तैयारियां की गई हैं जोर शोर से। आज सार्वजनिक वाहनों की एंट्री बैन थी, वाहन अंदर नहीं पहुंच रहे थे। ये वो संगम नोज है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां ज्यादातर भक्त और श्रद्धालु पहुंचते हैं स्नान करने के लिए। और आज संगम तट पर लगभग 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। 1 करोड़ भक्तों ने डुबकी लगाई है संगम पर। और इस बीच अचानक एक हादसा हो गया जो खबर मिली शाम को लगभग 6 से 7 बजे के दरमियान। ये तस्वीर सामने आई, एक हिस्से में आग लग गई माघ मेले में। तस्वीर माघ मेले की देख रहे हैं, कुछ वक्त पहले की। बताया जा रहा है लगभग 8 से 10 जो टेंट थे वो आग की चपेट में आए। इससे पहले कल भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी। कल शाम के वक्त तस्वीर सामने आई कि कुछ टेंट में आग लग गई है। अमूमन वहां सिलेंडर रखे होते हैं जिसकी वजह से आग लगती है, लेकिन उसके बाद वहां दमकल कर्मी और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद होती है जो मौके पर पहुंचकर आग बुझाती है। और इन तस्वीरों के बीच गनीमत यह कि किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। अब देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मकर संक्रांति के मौके पर दक्षिण भारत में पोंगल मनाते हैं। पीएम मोदी पोंगल के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री के घर। तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उनसे मिलने वालों का, उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए, उनसे तस्वीरें खिंचवाने वालों की भीड़ लगी थी। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सभी पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेना चाहते थे। उसके बाद केंद्रीय मंत्री मुरुगन के आवास पर पहुंचे जहां पीएम मोदी ने पोंगल मनाया भी और उसकी शुभकामनाएं भी लोगों को दी। பொங்கல் பண்டிகையை நம்மோடு இணைந்து கொண்டாடுவதற்காக நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இன்றைய நிகழ்விடத்திற்கு வருகை தரும்போது उसके बाद पीएम मोदी ने गौ सेवा भी की। दूसरी तरफ पीएम मोदी पोंगल मना रहे थे तो गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में थे। वहां पतंग उत्सव भी होता है। इस मौके पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। गृह मंत्री अमित शाह पतंग उड़ा रहे थे और उनकी पतंग किसी ने काट दी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गृह मंत्री पतंग उड़ा रहे हैं, उनकी पतंग किसी ने काट दी। फिर उन्होंने डोर खींची है, लेकिन पतंग उड़ाने वाले को उन्होंने थम्स अप भी दिखाया।
और दूसरी तरफ एक तस्वीर जो सामने आई वो बिहार से अलग तस्वीर थी। बिहार में देखिए लालू प्रसाद यादव कहां पहुंचे थे मकर संक्रांति पर। बड़े बेटे तेज प्रताप के घर, जिन्हें राजनीति से और परिवार से बेदखल कर चुके थे लालू प्रसाद यादव, आज तेज प्रताप यादव के घर थे। तेज प्रताप ने खुद पिता लालू यादव को रिसीव किया अपने घर पर, न्योता दिया था, दही चूड़े का न्योता था ये। और देखिए लालू न सिर्फ पहुंचे, और एक और तस्वीर जो सबसे ज्यादा वायरल है, तेज प्रताप लालू यादव के सर पर तौलिया रख रहे हैं। लालू प्रसाद को गर्मी और धूप लग रही थी, धूप से बचाने के लिए तेज प्रताप का एक और पिता की परवाह करते हुए भी अवतार सामने आया और सोशल मीडिया पर इस तस्वीर पर बात भी हो रही है और चर्चा भी हो रही है। लेकिन एक तस्वीर जिसकी और बात हो रही है वो है ये, पिता लालू प्रसाद यादव तो तेज प्रताप के घर पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी नहीं पहुंची। इस पर भी सियासी विरोधी बात कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, त्योहार तेजस्वी यादव ने घर में मनाया, दही चूड़ा खाया, मां के साथ पूजा भी की। लेकिन त्योहार के मौसम में बीजेपी के दफ्तर में पवन सिंह रंग जमा रहे थे और पवन सिंह गाना गा रहे थे। दिल से बोला जा भैया, जय श्री राम। के करे हाथ में बोतल उठा जा, उठा जा हो, लहरा जा। जोड़ी मोदिया नीतीश जी के हिट हो गई, जोड़ी मोदिया नीतीश जी के हिट हो गई, जोड़ी मोदिया नीतीश जी के हिट हो गई। प्रेम से बोला, दिल से बोला, भारत माता की जय श्री राम। दिल से बोला जा भैया, जय श्री राम। तो पवन सिंह बीजेपी ऑफिस में थे, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निकले गाड़ी से और बताया गया किसी विधायक के घर गए दही चूड़ा खाने। नीतीश कुमार पहुंचे हैं और नीतीश कुमार जिंदाबाद दूसरी तरफ देखिए राजस्थान लिए चलता हूं। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल पतंग उड़ा रहे थे और डिप्टी सीएम दिया कुमारी पतंग उड़ा रही थी। न सिर्फ राजस्थान के सीएम, गुजरात के सीएम भी पतंगबाजी कर रहे थे। भूपेंद्र भाई पटेल भी पतंग उड़ा रहे थे। तो सियासतदानों को पता है त्योहार का इस्तेमाल कैसे करना है। बीजेपी हेडक्वार्टर में भी मजमा लगा था नेताओं का, और वो कैसे त्योहार मना रहे थे, दही चूड़ा और मकर संक्रांति और खिचड़ी। तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बैठे हैं, वीरेंद्र सचदेवा बैठे हैं, पीछे मनोज तिवारी हैं। जोड़ी मोदिया नीतीश जी के हिट हो गई। त्योहार की खुशियां चुनौतियों का भी संदेश दे जाती हैं, और सियासत में तो ऐसा अक्सर ही होता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है, तो पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी एल मुरुगन के घर पहुंचकर प्रकृति की पूजा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से दूर गांधीनगर में उत्तरायण मनाया और अपने संसदीय क्षेत्र की कार्यकर्ता के घर की छत पर चढ़कर पतंगबाजी की। लेकिन मकर संक्रांति पर सियासी खिचड़ी का असली नजारा दिखाई दिया बिहार में, जहां घर से निकाले गए लालू के बड़े बेटे ने मजमा लगा दिया। चूड़ा दही के बहाने उन्होंने पिता लालू से महीनों बाद गलबैया की। भूले बिसरे मामा साधु यादव को भी बुला लिया और बिहार के डिप्टी सीएम को भी।
और मकर संक्रांति पर जो दिलचस्प तस्वीरें आई हैं, सियासत के लिए बहुत मायने रखती हैं। इसमें रिश्ते बनाने का काम भी होता है। यह कोशिश की सबसे पहले तेज प्रताप यादव ने, क्योंकि यही रिश्ता सबसे खराब था। बेटे को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया गया, तो न्योता निमंत्रण लेकर देखिए पहुंचे घर। माता जी को, राबड़ी देवी को निमंत्रण दिया, तेजस्वी यादव को भी इनविटेशन दिया कि दही चूड़े में आइएगा जरूर। लेकिन तस्वीर जो सामने आई वो तस्वीर एक ही थी, जिसमें लालू यादव पहुंचे थे और तेज प्रताप उनके साथ बैठे थे सोफे पर उनके घर में। लालू यादव बहुत देर बैठे रहे, बहुत सी बातचीत करते रहे बेटे से। और तेज प्रताप के न्योते पर देखिए बिहार के बड़े बड़े सियासी लोग पहुंचे थे। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे थे, खुद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंचे थे। ये आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंचे तेज प्रताप के बुलावे पर। पारस पासवान पहुंचे और मामा साधु यादव भी पहुंचे। सबने दही चूड़ा खाया, दही चूड़े का आनंद लिया, स्वाद लिया। लेकिन देखिए जो नहीं पहुंचा वो कौन है? बड़े भाई तेजस्वी नहीं पहुंचे, मां राबड़ी देवी नहीं पहुंची। अब इस पर सवाल हो रहा है कि आखिर पिता लालू यादव पहुंचे तो भाई क्यों नहीं पहुंचे? तो आपको बताऊं इसके पीछे कहानी क्या है, क्यों आखिर तेजस्वी नहीं पहुंचे और सियासी विरोधी क्या कह रहे हैं। एक ये तस्वीर है और एक ये तस्वीर। तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर दही चूड़ा भोज रखा। इस भोज में लालू यादव पहुंचे, बेटे से बात की। भोज में लालू ने काला चश्मा लगा रखा था, मफलर डाल रखा था। तेज प्रताप के बीजेपी में जाने के सवाल पर लालू ने प्रतिक्रिया दी और कहा उनका आशीर्वाद हमेशा बेटे के साथ रहेगा। लालू ने 8 महीने पहले तेज प्रताप को घर से निकाल दिया था। तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी और मां राबड़ी को भी न्योता दिया, लेकिन दोपहर तक न तेजस्वी पहुंचे न राबड़ी आई। तब तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी को देर तक सोने की आदत है। तेज प्रताप ने कहा कि वो रात 9 बजे तक तेजस्वी का इंतजार करेंगे। दूसरी ओर तेजस्वी और राबड़ी अपने घर में ही त्योहार मनाते दिखे। तेज प्रताप यादव के भोज में उनके मामा साधु यादव भी आए। लंबे अरसे बाद साधु यादव परिवार के किसी कार्यक्रम में पहुंचे थे। तेज प्रताप के बड़े मामा प्रभुनाथ यादव भी चूड़ा दही भोज में पहुंचे। चूड़ा दही के बहाने तेज प्रताप ने सियासी शक्ति प्रदर्शन भी किया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंचे उनके घर पर। एक दिन पहले विजय सिन्हा चूड़ा दही में तेज प्रताप भी उनके घर पहुंचे थे, यानी तेज प्रताप पहले डिप्टी सीएम के घर पहुंचे। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी पहुंचे तेज प्रताप के घर। सुनिए जरा तेज प्रताप इस पर क्या कह रहे हैं और बाकी सियासतदान क्या कह रहे हैं। आगे आशीर्वाद दिए, गवर्नर साहब आए वो भी आशीर्वाद दिए, पिताजी आए हुए थे, आशीर्वाद दिए उन्होंने। गवर्नर साहब भी आए, उन्होंने अभी आशीर्वाद दिया। तब बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेते हुए कुछ नया काम करना है आगे। और उसके बाद पूरे बिहार में यात्रा लगेगा। ये हमारे पास आए, हम भी आज इनके पास आए हैं। और व्यक्ति से मैं नफरत नहीं करता, उनका व्यवहार, उनका कार्य, उनका सिद्धांत अलग हो सकता है, लेकिन हमारा सनातन संस्कृति का संस्कार त्योहार तो एक है, सबको मिलजुल करके मनाने का, आपसी प्रेम, भाईचारा, सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का है। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिसमें सामाजिक सरोकार का विषय है और लालू जी इसके केंद्र बिंदु रहे हैं। अब लालू जी अस्वस्थ हो गए तो उत्तराधिकारी के रूप में तेज प्रताप यादव ने ये जिम्मेवारी ली है। बड़े भाई ने तो जाकर के दरखत पर सलाम कर दिया, लेकिन छोटे भाई जाएंगे कि नहीं ये महत्व। आज शुभकामना देने का दिन है, तो हम तो सबको शुभकामना देते हैं कि सबका घर परिवार अच्छा से रहे। मैं सबके घर परिवार को कह रहा हूँ अच्छा से रहे। मकर संक्रांति के अवसर पर देशवासियों को और खासतौर पर किसानों को शुभकामना, बधाई। दही चूड़ा हम लोग खाए हैं, खूब डट के खाए हैं। अब आपने देख लिया कि कैसे दही चूड़ा के जरिए सियासत हो रही। अब आपको लिए चलता हूं प्रयागराज। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, माघ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। बताया गया लगभग 1 करोड़ लोग माघ मेले में पहुंचे और स्नान किया। माघ मेले में जो रात को तस्वीर निकल कर आई वो ये थी, लगभग कुंभ जैसे ही तैयारियां की गई हैं, लेजर शो हो रहा था।
सरस्वती जी से वेद को कम करने का महर्षि दुर्वासा और इंद्रदेव से संबंधित है। इस कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव से प्रसन्न हो उन्हें पारिजात पुष्पों की एक देख ही मांगी। लेकिन माघ मेले में वैसे ही रंग दिख रहे हैं जैसे कुंभ के वक्त दिख रहे थे। देख रहे हैं लोग कैसे कैसे पहुंच रहे हैं। पुष्पा पहुंच गया है। मैं झुकेगा नहीं साला। इधर अपन राज करने के लिए आया है, राज। किसी के फंटे में टांग अड़ाने के लिए नहीं। दुनिया में चाहे कहीं भी रहेगा मैं, पर हरगिज झुकेगा नहीं साला। पुष्पा बनकर आए। तो पुष्पा बनकर पहुंचे, लेकिन माघ मेले में सुरक्षा भी उसी तरह से चाक चौबंद है। बाकायदा एटीएस कमांडोज की तैनाती है। प्रयागराज में चल रहा है माघ मेले का आज 12वां दिन है। आज एकादशी पर यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अब तक करीब 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। माघ मेले में मकर संक्रांति का स्नान कल होगा, जिसके लिए संगम तट पर भीड़ लगातार बढ़ रही। माघ मेले से अनूठी तस्वीरें भी सामने आ रही। माघ मेले में मौनी बाबा सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने 5.5 करोड़ रुद्राक्ष की मदद से ज्योतिर्लिंग बनाया। उस ज्योतिर्लिंग को 11,000 श्रद्धालु और त्रिशूल से 11,000 त्रिशूल से सजाया गया है। एक्टर राजपाल यादव भी माघ मेले में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने जमीन पर बैठकर मिट्टी के शिवलिंग बनाए। राजपाल यादव भक्ति के गानों में जमकर झूमते दिखे। माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी की हुई थी और ये 15 फरवरी तक जारी रहेगा। मेले में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए। यहां 8 किलोमीटर लंबा अस्थायी घाट बनाया गया। 24,000 शौचालयों का निर्माण किया गया और 3,300 सफाई कर्मी लगातार काम कर रहे हैं। माघ मेले में 15 फरवरी तक 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद भी है। आइए अब आपको दिखाऊं कि आखिर माघ मेले में इस वक्त सबसे ज्यादा कौन पूछा जा रहा है। एक शख्स है जिसकी बहुत डिमांड है। यह तस्वीर आपको याद होगी, जैसे कुंभ में मोनालिसा आई। मोनालिसा को लेकर बहुत सुर्खियां हुई, बहुत बातचीत हुई। लोग सेल्फी लेने मोनालिसा के साथ आ रहे थे। लेकिन सोचिए अब मोनालिसा कहां है। तो मोनालिसा अब दरअसल क्या बॉलीवुड में एंट्री करने वाली है। ये उनकी बदली हुई तस्वीर है। बताया जाता है उन्हें बहुत से असाइनमेंट मिल चुके हैं। वो मोनालिसा वो नहीं रही जो प्रयागराज और कुंभ मेले में दिखा करती थी या हुआ करती थी। इसी तरह जैसे मोनालिसा कुंभ में थी, माघ मेले में बासमती है जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में। देखिए लोग कैसे भीड़ लगा लगा के उनके साथ सेल्फियां ले रहे हैं। इतने दिन कहां गए, चले गए। तो इस बार ये सुर्खियों में। लेकिन दूसरी तरफ हर्षा रिशारिया जो पिछली बार कुंभ में सबसे ज्यादा हेडलाइंस में थी, पहुंची वो माघ भी गई, लेकिन इससे पहले जबलपुर गई थी। नर्मदा में डुबकी लगाई उन्होंने। हेलो जी, हाँ फ्रेम में आ गया। लेकिन हर्षा रिशारिया अब कह रही है कि वो धर्म का जो रास्ता है उसे छोड़ना चाहती हैं, वापस वो मॉडलिंग में आना चाहती हैं। मेरा जो भी धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए कर रही थी उसे बार बार रोका गया, मेरा मनोबल बार बार तोड़ा गया। मेरा इस धर्म से जाना सिर्फ जाना नहीं होगा, एक विद्रोही मानसिकता लेकर जाना होगा। जो धर्म पे चलने का संकल्प मैंने लिया था, उस संकल्प को मैं पूर्णतः विराम दूंगी और वापस अपना पुराना काम करूंगी। जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मेरा विरोध किया जाए, लेकिन विरोध करना शायद हमारे देश में यही एक चीज बहुत आसान
आसान है। आप अपना धर्म अपने पास रखें। मैं कोई माँ सीता नहीं हूं जो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। 1 साल से जितनी परीक्षाएं देनी थी, जितना जो करना था मैंने कर लिया। अब बस बहुत हुआ। जो भी धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए कर रही थी। हर्षा रिछारिया कह रही हैं अब वो धर्म का रास्ता छोड़ने जा रही हैं। क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ? कुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया का धर्म से मोह भंग हो गया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर धर्म की राह छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने वीडियो में कहा, महाकुंभ से शुरू हुई कहानी अब खत्म हो रही है। बहुत विरोध सह लिया मैंने, अब मौनी अमावस्या के बाद धर्म का रास्ता छोड़ दूंगी। उन्होंने कहा, किसी लड़की के चरित्र पर सवाल उठाना आसान है। मैं सीता नहीं हूं कि जो अग्नि परीक्षा दूं, पुराने प्रोफेशन में वापस चली जाऊंगी। हर्षा महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के रथ पर बैठने से चर्चा में आई थी। पेशे से मॉडल हर्षा का साध्वी रूप देखकर संत समाज ने आपत्ति जताई। मामले को तूल पकड़ता देख उन्होंने बीच में ही महाकुंभ छोड़ दिया था। हर्षा रिछारिया पर धर्म को धंधा बनाकर करोड़ों कमाने के आरोप लगे। साध्वी बनने से पहले हर्षा मॉडलिंग और एंकरिंग का काम कर रही थी। हर्षा रिछारिया की पहचान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर थी। साध्वी बनने के बाद उन्हें विरोध और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। हर्षा का दावा है कि धर्म और सत्संग के रास्ते पर चलकर कर्ज में डूबी। वो उत्तराखंड में रहती हैं, कैलाशानंद गिरी महाराज की शिष्या हैं और परिवार उनका मूलतः झांसी का रहने वाला है, लेकिन वो भोपाल में रहती है। उनके पिता दिनेश बस कंडक्टर हैं। मां किरण बुटीक चलाती हैं। महाकुंभ में वायरल होने से पहले इंस्टाग्राम पर उनके 6.67 लाख यानी 6.5 लाख लगभग फॉलोअर थे, जो उसके बाद बढ़कर 10 लाख से ज्यादा हो गए एक दिन में। यानी उन्हें एक दिन में लगभग 3,30,000 से ज्यादा फॉलोअर्स मिले। महाकुंभ खत्म होने तक उनके फॉलोअर्स 15 लाख पहुंच चुके थे। अब हर्षा रिछारिया के करीब 17 लाख फॉलोअर्स हैं। धार्मिक आध्यात्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट साझा करती हैं। ये अब तक हर्षा कर रही थी, लेकिन अब हर्षा रिछारिया कह रही हैं वो धर्म का रास्ता छोड़ देंगी। हमारे साथ जुड़ रही हर्षा रिछारिया। हर्षा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल आपसे है कि आखिर क्या वजह है जो आप धर्म का रास्ता छोड़ना चाहती हैं? मैं सनातन प्रचारक थी, सनातन का प्रचार कर रही थी। वो अब मैंने छोड़ने को मैं मजबूर हो गई हूँ। उस प्रचार को, उसको विराम देने को मजबूर हो गई हूँ और अब मैं वापस अपना एंकरिंग और एक्टिंग का काम स्टार्ट करूंगी। 1 सालों में मुझे लगता है मैंने हर संभव कोशिश की है चीजों को आगे ले जाने की, युवाओं को धर्म से जोड़ने की, युवाओं को नशे से दूर रखने की। धर्म गुरु कुछ जो ये चाहते ही नहीं है कि आप उस रास्ते पे आगे बढ़ो, ये चाहते ही नहीं है कि आप वहां से आगे निकलो, आपका नाम हो या लोग आपसे जुड़े या आप कोई भी काम करो। वो बार बार आपके रास्ते में रुकावटें कांटे बिछाते जाते हैं। एट द एंड आप ये सोचते हो कि यार धर्म गुरु से मैं कैसे किस बात की लड़ाई करूं। अंत में आप वो रास्ता छोड़ने का ही फैसला बना लेते हो। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा रिछारिया हमसे बात करने के लिए। हर्षा कह रही हैं जो हालात हैं, जिस तरह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके बाद वो फैसला कर रही हैं कि वो ये रास्ता छोड़ देंगी। एक और शख्स बहुत सुर्खियों में, वो है सतुआ बाबा। बाबा है, देख रहे हैं बाबाओं वाला वस्त्र धारण कर रखा है, लेकिन गाड़ी ली है 4 करोड़ की। 4 करोड़ 40 लाख की बाबा ने गाड़ी ली है, पोर्शे, और बाकायदा उसकी पूजा की है पहले। अब देखिए जरा, बाबा गाड़ी भी ड्राइव करते हैं। ये सतुआ बाबा की गाड़ी है, आजकल सुर्खियों में, खुद ही गाड़ी चला रहे हैं। तो बाबा सिर्फ 4.5 करोड़ की गाड़ी नहीं चलाते हैं, एक 3 करोड़ की गाड़ी भी उनके पास है। ये गाड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं, डिफेंडर। देखिए जरा, बाबा सिर्फ कार के शौकीन नहीं है, हवा के भी शौकीन है। चार्टर्ड प्लेन में भी चलते हैं सतुआ बाबा। और न सिर्फ चार्टर्ड प्लेन, हेलीकॉप्टर से भी सफर करते हैं। तो बाबा की ऐसे दर्जनों तस्वीर हैं और बाबा इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में। अब देखिए जरा, बाबा ये हैं कौन? आपने भी शायद पहली बार नाम सुना होगा सतुआ बाबा का। तो प्रयागराज के माघ मेले में सबसे ज्यादा चर्चा में है सतुआ बाबा।
ये जो आप देख रहे हैं 4 करोड़ 40 लाख की स्पोर्ट्स सुपर कार पोर्शे टर्बो 911 इन्होंने खरीदी है। मंगलवार की रात ये जब सुपर कार सतुआ बाबा के कैंप में पहुंची तो इसे फूल मालाओं से सजाया गया। फिर बाबा ने खुद इसकी पूजा की। साधु संतों ने जयकारे लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। कार की चर्चा फैलते ही इसे देखने के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगे। इस कार को 2025 में म्यूनिख मोटर शो में लॉन्च किया गया था। सिर्फ 8 सेकंड में यह कार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। पोर्शे टर्बो 911 की टॉप स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। पोर्शे से पहले सतुआ बाबा लैंड रोवर डिफेंडर से चर्चा में आए थे। बाबा के पास जो लैंड रोवर डिफेंडर है उसकी कीमत 3 करोड़ है। खबरों की माने तो सतुआ बाबा के पास लग्जरी कारों का काफिला है और कहा यह भी जाता है कि सतुआ बाबा के पास चार्टर्ड प्लेन भी मौजूद है। पूरा नाम इनका है जगत गुरु महामंडलेश्वर संतोष दास। वाराणसी के सतुआ बाबा पीठ के पीठाधीश्वर हैं। उन्हें माघ मेले में सबसे ज्यादा जमीन अलॉट की गई है। सबसे बड़े आश्रम के बाहर लग्जरी कारें खड़ी रहती हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं। कई कार्यक्रमों में योगी के साथ नजर आए हैं। माघ मेले की शुरुआत में योगी उनके शिविर पहुंचे थे। जब इन्हें जगत गुरु की पदवी मिली तो योगी खुद मौजूद थे। योगी जब कुंभ मेले में स्नान कर रहे थे तब सतुआ बाबा मौजूद थे उस वक्त भी। आइए अब जो बाबा सबसे ज्यादा चर्चा और सुर्खियों में है उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। गाड़ी प्रदूषण मुक्त है और जो प्रदूषण करेगा और उनके लिए ये गाड़ी काम करेगी, उनको दबाने की, उनको कुचलने की। ये प्रदूषण मुक्त गाड़ी है, इसका कोई प्रदूषण नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश और भारत में प्रदूषण करने वाले लोग जो ठहरे हुए हैं, जो रुके हैं, उनके लिए मैं ये गाड़ी से रफ्तार से उनको दबाऊंगा कि भारत सनातनियों का है, भारत को प्रणाम करने वालों का है, भारत के संविधान को मानने वालों का है। जो तोड़ने की बात करेगा उसको ऐसी गाड़ियों की रफ्तार से तोड़ दिया जाएगा। अब हम घोड़ा तो जानते हैं कि हमारा धर्म का, विवेक का प्रतीक है। जब घोड़ा होता है तो विवेक साथ रहता है और निश्चित इस भारत में विवेक पुरुषों की ही जरूरत है। तो सतुआ बाबा को आपने सुन लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि मकर संक्रांति पर महाकुंभ में क्या हुआ, दूसरी तरफ गुजरात में क्या खास हो रहा है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पतंग उड़ा रहे थे जो खबरों में आया, लेकिन पतंग उड़ाने के लिए जिन छतों पर लोग पतंग उड़ा रहे हैं उनका किराया हजारों और लाखों में पहुंच गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पतंग उड़ाई। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गुजरात में छत किराए पर लेने का ट्रेंड शुरू हो गया है। छत किराए पर लीजिए, हजारों और लाखों रुपए उसका किराया दीजिए। पतंग उड़ाने के लिए लोग बाकायदा वहां एक गेट टुगेदर करते हैं। ऐसे ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी पतंग उड़ाते दिखे और हर्ष सांघी भी। अब देखिए, आज गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में पतंगबाजी की। गृह मंत्री ने कार्यकर्ता के घर की छत से पतंग उड़ाई। अमित शाह के साथ पार्टी के ढेरों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पास की छत पर मौजूद एक युवक ने उनकी पतंग काट दी। तब अमित शाह ने उस युवक की हौसला अफजाई की। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी पतंग उड़ाते नजर आए। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की धार्मिक मान्यताएं भी हैं। मान्यता है कि पतंग उड़ाने की शुरुआत श्री राम ने की थी और भगवान राम की पतंग इंद्रलोक तक चली गई थी। यूं तो मकर संक्रांति पर पूरे देश में पतंगबाजी की जाती है, लेकिन गुजरात में जो पतंगबाजी है उसका खास महत्व है। हाल के दिनों में यह पर्यटन के विकास में भी बहुत योगदान साबित हो रहा है। मकर संक्रांति पर अहमदाबाद में टेरेस टूरिज्म का ट्रेंड चल गया। ये टेरेस यानी छत पर आप खड़े, टेरेस टूरिज्म में पतंगबाजी के लिए इन छतों को किराए पर दिया जाता है। छतों का किराया 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक होता है। छत किराए पर लेने वालों को पूरे पैकेज ऑफर किए जाते हैं और जिसमें पतंगे, स्नैक्स और लंच भी शामिल होता है। विदेशों में बस चुके गुजरात के लोग छत किराए पर लेते हैं और पतंगबाजी करके मकर संक्रांति की परंपरा को जिंदा रखते हैं। साथ ही विदेशी सैलानी भी बड़ी तादाद में पतंगबाजी के लिए यहां आते हैं। सुनिए, और उससे पहले तस्वीर में आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहुंचे थे पोंगल के लिए। कहां गए थे पीएम मोदी?
पोंगल मनाने पीएम मोदी केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचे और बहुत खास बात ये मौका मकर संक्रांति का, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग मनाया जाता है। कहीं पोंगल मनाया जाता है, कहीं मकर संक्रांति। பொங்கல் பண்டிகையை நம்மோடு இணைந்து கொண்டாடுவதற்காக நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இன்னும் பண்பாட்டின் வண்ணம் பொங்கல் பண்டிகையை நம்மோடு இணைந்து கொண்டாடுவதற்காக दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं में फसलों से जुड़ा कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है। तमिल संस्कृति में किसान को जीवन का आधार माना गया है। तिरुकुरल में कृषि और किसानों पर विस्तार से लिखा गया है। हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है। उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, ईरान में क्या हो रहा है। भारत ने क्यों कहा जितने हिंदुस्तानी हैं वो सब ईरान छोड़ दें। बोला हिंदुस्तान छोड़ दो ईरान। सबसे पहले देखिए जरा ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है भारत में। करगिल की तस्वीरें देख रहे हैं। करगिल में खमनेई के हक में उनके समर्थन में रैली निकाली गई। आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, मिलेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हजारों लोग लद्दाख के करगिल में खमनेई के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने एक तस्वीर जारी की जिसमें दावा किया गया कि ईरान भी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। न सिर्फ मिसाइल बल्कि बताया गया कि ईरान ने अपनी सेना को भी अलर्ट कर दिया है। बाकायदा वहां फाइटर्स और मिसाइल और युद्ध की तैयारी शुरू हो रही है। तो ईरान लगभग तैयारी कर रहा है कि अमेरिका को कैसे जवाब देना है, लेकिन भारत में करगिल में लोगों ने नेतन्याहू और ट्रंप का ताबूत लेकर रैली निकाली। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक ताबूत जिसमें ट्रंप का फोटो लगा है और अमेरिका का झंडा है और दूसरी तरफ नेतन्याहू की तस्वीर ताबूत पर और इजराइल का झंडा लगा है। ये प्रदर्शन भारत में हो रहा है। मेमोरियल ट्रस्ट करगिल के बैनर तले आज एक मेगा प्रोटेस्ट रैली ऑर्गेनाइज किया गया है और इस प्रोटेस्ट रैली में हजारों की तादाद में करगिल लद्दाख के मुख्तलिफ जगहों से लोग रैली में शिरकत करके इस ईरान में जो इस्लामिक निज़ाम है उस निज़ाम की हिमायत में जो है नारे बुलंद कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट रैली को जो इस्लामिक सिस्टम है ईरान में उसकी हिमायत में निकाला गया है। प्रोटेस्ट रैली में लोग हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए हैं। प्ले कार्ड में ईरान के सुप्रीम लीडर और रहबर मुअज्जम सईद अली खामनाई के फोटो, इमाम खुमैनी के फोटो नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ रहबर के फरमान पे जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है जैसे नारे बुलंद कर रहे हैं और अमेरिका और इस्राइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर नारे बुलंद कर रहे हैं। ठीक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं हाथों में लोग प्ले कार्ड लिए हुए, हजारों के तादाद में लोग, चाहे वो छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सब इस रैली में शिरकत करके ईरान के हिमायत में और ईरान में जो इस्लामिक निज़ाम है उसकी हिमायत में नारे बुलंद करते हुए ईरान के लिए सॉलिडरिटी
पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक तो ईरान में जो हालात बने हुए, ऐसे हालात में भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है उन लोगों के लिए जो ईरान में है, जो हिंदुस्तानी है। क्या कहा जा रहा है उनसे? फौरन ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। भारतीयों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास ने कहा सभी भारतीय जल्द से जल्द निकलें। एडवाइजरी में कहा गया उपलब्ध साधनों का फौरन इस्तेमाल करें, हो सके तो कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए ईरान से बाहर निकल जाएं। सभी को इमिग्रेशन से जुड़े दस्तावेज के साथ रहने को कहा गया। साथ ही हर वक्त आईडी कार्ड और पासपोर्ट पास रखने की सलाह दी गई है। लोगों को भीड़-भाड़ प्रदर्शन वाली जगहों से कहा गया है दूर रहें। मुश्किल में ईरान में भारतीय दूतावास से संपर्क करने को कहा है। लोगों से अपील की है कि लोकल मीडिया के जरिए अपडेट लेते रहें। ईरान में रह रहे जिन भारतीयों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो भारतीय दूतावास की वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं। भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर भी जारी किए गए। इससे पहले 5 जनवरी को भी एडवाइजरी जारी हुई, लेकिन इस वक्त अंदेशा है कि ईरान में स्थिति बिगड़ सकती है। अमेरिका भी बार बार ईरान पर हमले की चेतावनी दे रहा है और इसी वजह से भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद तेज है। 12 जनवरी को अमेरिका ने भी इमरजेंसी अलर्ट जारी किया था और अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी गई थी। सुनिए जो भारतीय क्या कह रहे हैं जिनके अपने लोग ईरान में मौजूद हैं। भारत की 3000 स्टूडेंट्स के आसपास जो ईरान के कई शहरों में पढ़ रहे हैं, मेडिकल कोर्सेज बेशतर कर रहे हैं। उसमें कश्मीर घाटी से 2000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जो वहां अलग अलग कोर्सेज पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि वहां इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, सब कुछ ठप है, उस वजह से जो घर में उनके भारत में उनके जो परिवार है, जो उनके सदस्य, वो काफी ज्यादा परेशान है, वो काफी डरे से हुए, सहमे से हुए हैं। पीएम मोदी से गुजारिश करता हूँ कि वो बच्चों से कांटेक्ट करे, क्योंकि घर वालों का तो कोई कांटेक्ट है नहीं उनके साथ। तो देखिए कि वो ठीक से है या नहीं। अगर सेफ फील कर रहे हैं तो, अगर नहीं कर रहे सेफ फील तो उनको घर लाने की कोशिश करे। फिर मेरी उनसे गुजारिश है, अगर उनको लगे इंडियन एम्बेसी को कि हमारे कंट्री हिंदुस्तान को अगर वहां पे लगे कि बच्चे खतरे में, तो वो खुद उनको एवोकेट कर सकते हैं वहां से। इस साल वहां पर अंदरूनी थोड़ी सी खलफशार है, तो मैंने अपनी बेटी के साथ बात की तो उन्होंने कहा यहाँ पर कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर वो वापस आ जाएगी तो उसकी तालीम पर असर होगा। तो उसका सेमेस्टर मुकम्मल होने वाला है इस साल का, तो उस पर असर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि ईरान में जो हालात हैं, इस हालात को काबू करने के लिए कल से फांसी शुरू होने जा रही। जो प्रदर्शन कर रहा है सरकार के खिलाफ, खामनेई के खिलाफ, उन्हें सजाए मौत दी जाएगी। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है। साफ कह दिया गया है जो प्रदर्शन करेगा पकड़ा जाएगा, उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। दूसरी तरफ अभी भी आगजनी हो रही है, खासतौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। इस्फहान में मस्जिद बताया जा रहा है, उस मस्जिद में आग लगा दी गई। दूसरी तरफ कल एक शख्स को फांसी दी जानी है। शख्स का नाम इरफान है। बताया जा रहा है इस शख्स को कल फांसी दी जा सकती है ईरान में। इस पर प्रदर्शन का आरोप है, इसकी गिरफ्तारी की गई और उसके बाद अब इसे सूली पर लटकाने की तैयारी है। देखिए ईरान में प्रदर्शनकारी को सरेआम फांसी देने की तैयारी है। आज 26 साल के इरफान सुल्तानी को फांसी हो सकती है। 8 जनवरी को इरफान सुल्तानी की गिरफ्तारी की गई और 3 दिन के अंदर उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। उन्हें ट्रायल, वकील या अपील का कोई मौका नहीं दिया गया। उन पर ईश्वर के खिलाफ जंग छिड़ने का आरोप लगा है। यह ईरान में सबसे क्रूर मोहरेब कानून के तहत आता है, जिसमें आरोपियों को सीधे सजाए मौत दी जाती है। फांसी से पहले इरफान परिवार से केवल 10 मिनट मिलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इरफान कपड़ा इंडस्ट्री में काम करते हैं। हाल ही में उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में काम शुरू किया। दावा है आजादी का नारा लगाने पर उनकी गिरफ्तारी हुई। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इरफान को फांसी की सजा देकर हिरासत में लिए गए, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, 10,000 लोगों को डराने की कोशिश है। दावा है पिछले साल ईरान में 1500 लोगों को फांसी दी गई थी। कहा जा रहा है कि खामनेई का ऑर्डर मिलने के बाद
पुलिस अब प्रदर्शनकारियों पर सीधे सीधे गोलियां चला रही है। अब तक ईरान में 2400 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में मौत का आंकड़ा कहीं ज्यादा है। कोई 12,000 भी बता रहा है, 12,000 जाने चली गई। हालांकि दावा किया जा रहा है कि फांसी की सजा टल भी सकती है, क्योंकि सुल्तानी को फांसी देने के बाद ट्रंप हमला कर सकते हैं। ट्रंप ने पहले ही कह दिया है कि अमेरिका मैदान में उतरने को तैयार बैठा है। तो क्या खामनेई अमेरिका को यह मौका देंगे? सुनिए क्या कह रहे हैं। ईरान में हाल के दिनों में जिस तरह की हिंसा देखने को मिली है, जैसे लोगों का सिर कलम करना, लोगों को जिंदा जला देना, अस्पताल और स्कूलों जैसी सरकारी संस्थाओं को नुकसान पहुंचाना, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। ये हिंसा ईरान से शुरू नहीं हुई, बल्कि पड़ोसी देशों से ईरान में आई। बाहर मौजूद एक नेटवर्क प्रदर्शनकारियों से ये सब करवा रहा है। अब देखिए जरा, सवाल ये है कि आखिर जो हालात बने हुए हैं, इस हालात में ट्रंप बार बार कह रहे हैं किसी प्रदर्शनकारी को मारा तो मैं उसके बाद दखल दूंगा। तो क्या ट्रंप आने वाले, सेना भेजने वाले? लेकिन ट्रंप कौन से 8 लोगों की आजादी चाहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। वो देखिए जरा, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम निकल आया है। ईरान अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। यह बात अलग है कि जब B-2 बॉम्बर आया था तो कोई डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया, परमाणु ठिकाने उड़ाकर अमेरिका वापस लौट गया। अमेरिका की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें ये 8 तस्वीरें लगी हुई हैं। दावा किया जा रहा है अमेरिका चाहता है इन 8 लोगों को ईरान रिहा करे। ये 8 लोग खमनेई की गिरफ्त में, और अमेरिका इन 8 लोगों को बचाना चाहता है। ये 8 लोग कौन हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, लंबे वक्त से जेलों में हैं और चाहते हैं ये लोग बाहर निकल आए। अमेरिकी प्रशासन ने 8 कैदियों की रिहाई की मांग की है और कहा गया है कि इन 8 कैदियों को छोड़ा जाए। पहली तस्वीर ये आप देख रहे हैं, नरगिस मोहम्मदी की। 53 साल की नरगिस शांति का नोबेल पुरस्कार जीत चुकी हैं। महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाने पर उन्हें पकड़ा गया था। उन्हें ईरानी फोर्स ने तेहरान के जेल में कैद कर रखा है। दूसरा जिसे छुड़ाना चाहते हैं ट्रंप, इनका नाम है पुरान नाजेमी। पुरान की गिरफ्तारी भी नरगिस के साथ हुई थी, उन्होंने भी महिलाओं के लिए आवाज उठाई थी। ट्रंप छुड़ाना चाहते हैं सफीदेह गोलियान को। यह भी ईरान की महिला अधिकार कार्यकर्ता है। ये लेखिका और पत्रकार हैं जो महिलाओं के हक में लिखती हैं। जवाद अली को अमेरिका छुड़ाना चाहता है। खमनेई की कैद से प्रदर्शन करने वाले जवाद को पिछले साल गिरफ्तार किया गया। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा। एक और नाम रजा खंदान। खंदान ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता और ग्राफिक डिजाइनर है। 2022 के आंदोलन के वो खमनेई सरकार के निशाने पर आए। अगला जिस महिला को ट्रंप छुड़ाना चाहते हैं उनका नाम है शरीफे मोहम्मदी। ईरान सरकार ने शरीफे को मौत की सजा सुनाई है और हिजाब विरोधी आंदोलन में उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद से उन्हें गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। मजीद तवक्कोली ये ईरान के स्टूडेंट लीडर और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। छात्र आंदोलन में शामिल होने पर उन्हें 9 साल की जेल की सजा हुई। हुसैन रोनागी हमेशा से सोशल मीडिया पर महिलाओं के हक में लिखते हैं। ईरानी शासन की आलोचना के लिए उन्हें 2009 में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 2019 में रिहाई हुई और फिर 2022 में जेल भेज दिया गया। तो ये वो 8 लोग हैं जिन्हें अमेरिका चाहता है कि फौरन रिहा किया जाए। पाकिस्तान पहले से कई मोर्चों पर बदहाली झेल रहा है। भारत और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पर तनाव चल रहा है। अब ईरान पाक बॉर्डर पर स्थिति बिगड़ने का अंदेशा है और दावा है कि अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है और वो पाक के नूर खान एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल ईरान पर पाक हमले के लिए पाक अच्छा विकल्प है। ये सेफ है, जहां से ईरान की दूरी महज 800 किलोमीटर है। F-35B2 जैसे फाइटर आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं यहां से। और हिंसा के बाद ईरान ने मिसाइल सिटी एक्टिव कर दी है। इससे खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस ज्यादा सुरक्षित हो गए। अगर अमेरिका पाकिस्तानी बेस से हमला करता है तो ईरान पाक के खिलाफ सीधे पलटवार नहीं कर पाएगा। लेकिन इससे पाकिस्तान युद्ध के जाल में फंस जाएगा और पाक ना अमेरिका का सगा रहेगा ना ही मुस्लिम देशों का। अगर मुस्लिम देशों के साथ पाक के रिश्ते बिगड़ते तो उससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और खराब होगी। सिर्फ यही नहीं, पाक में लगभग 30% शिया मुस्लिम है। ईरान पर हमले के खिलाफ ये लोग विद्रोह कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान के अंदर आंतरिक हालात बिगड़ सकते हैं। कुल मिलाकर पाक अमेरिका का समर्थन करे या न करे, हर हाल में वो युद्ध के बीच बर्बाद हो जाएगा।
अब देखिए, मुस्लिम देशों का नेटो समूह बहुत वक्त से ख्वाब रहा है, आज तक पूरा नहीं हो पाया। नेटो का मतलब उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। ये कई देशों का एक समूह है जो एक दूसरे की रक्षा करते हैं। मतलब अगर नेटो के किसी सदस्य पर हमला हुआ तो समूह के सभी देश मिलकर हमले पर पलटवार करते हैं। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत 32 देश हैं। लेकिन जिस तरह ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे का प्लान बना रहे हैं, उसने डेनमार्क और अमेरिका के बीच युद्ध हो सकता है। दोनों नेटो देश हैं, अगर इनमें युद्ध हुआ तो फिर नेटो टूट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, सऊदी मुस्लिम नेटो बना रहे हैं। दरअसल सऊदी अरब और पाक के बीच रक्षा समझौता हुआ, जिसमें किसी भी देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। दावा है तुर्की भी जल्द इस समझौते में शामिल हो सकता है। तुर्की को शामिल करने के लिए बातचीत का दौर जारी है। जिस तरह ईरान में हिंसा भड़की है, दावा है कि आने वाले दिनों में इस रक्षा समझौते में और भी मुस्लिम देश शामिल हो सकते हैं। मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में इस्लामिक नेटो का गठन होता है तो यह अमेरिका के लिए चिंता की बड़ी वजह बन सकता है। सुनिए जरा नेटो चीफ क्या कह रहे हैं इस पर। North Atlantic area, but let me try to answer the questions. ईरान में जिस तरह से सरकार अपनी ही जनता के खिलाफ कार्रवाई कर रही है वो निंदनीय है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र सिर्फ संसद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मीडिया की आजादी और प्रदर्शन करने का अधिकार भी लोकतांत्रिक मूल्यों का हिस्सा है। Democracy is not only parliaments. और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, भारत के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है। साजिश के ड्रोन पर हिंद का हमला। आपको बताऊं, बीते 3 रोज से ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से रोज ड्रोन आ रहे हैं। रात के अंधेरे में आसमान में सरहद पर, बॉर्डर पर ड्रोन देखे जा रहे हैं। 3 दिन से ऐसा हो रहा है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या कोई साजिश कर रहा है, बॉर्डर पर किसी षड्यंत्र की फिराक में है, और क्यों पाकिस्तान हर रोज रात को ड्रोन भेज रहा है। कुछ इस तरह से बॉर्डर से ड्रोन आ रहे हैं। ये एआई वीडियो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान ये ड्रोन भेज रहा है। गणतंत्र दिवस से पहले पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान फिर ड्रोन वाली हरकत पर उतर आया है, तो दूसरी ओर मसूद अजहर और हाफिज सईद के आतंकी कमांडर पहलगाम और पुलवामा जैसे हमले की साजिश रच रहे हैं और हिंदुस्तान को गला काटने की धमकी दे रहे हैं। माए और बहनें भी ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदुओं की गर्दन काटने से। पाकिस्तान और आतंकी जहरीला प्लान बना रहे हैं, तो हिंदुस्तान भी तैयार है और ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान ने हिमाकत की तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा अंजाम फिर होगा। अब देखिए जरा, पाकिस्तान ने 3 दिन में कहां कहां से साजिश की है, ड्रोन कहां कहां से भेजे। ये आप देख रहे हैं भारत पाकिस्तान का नक्शा। ये सरहद पर देखिए, 11 जनवरी को कहां भेजे, पुंछ, राजौरी और सामा में पाकिस्तान ने 11 तारीख को ड्रोन भेजे। 12 जनवरी को देखिए जरा, जैसलमेर बॉर्डर पर ड्रोन देखे गए 12 तारीख को। 13 जनवरी को यानी बीती रात राजौरी में ये ड्रोन देखे गए और उसके बाद इन ड्रोन्स को खदेड़ा गया है। लेकिन अब सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। हमारी सेनाएं तैनात है बॉर्डर पर, जो किस तरह से चौकसी बरत रही हैं और सर्चेज हो रहे हैं कि आखिर ड्रोन क्यों आए थे, किस मकसद से आए थे। इलाका जो है आराम से मना ड्रोन के लिए भी नाला इलाका जो है। अब भाई मैं आपको बताऊं कि आखिर ड्रोन भेजने के पीछे पाकिस्तान की क्या चाल हो सकती है। पहली चाल, घुसपैठ कराना आतंकियों की। 3 दिन में बहुत से पाकिस्तानी ड्रोन भारत में देखे गए। ये ड्रोन बहुत छोटे थे और उनमें खास सिग्नल भी थे। दावा है कि ये पाक के डिफेंसिव और जासूसी ड्रोन थे। कहा यह जा रहा था कि ये भारत की सैन्य तैयारी देखने आए थे, क्या परखने आए थे कि बॉर्डर पर कहीं खामी या ढिलाई तो नहीं है, जहां से वो आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ करा सकें। एक और दूसरी वजह, क्या ये ड्रोन जासूसी के जाल के तहत भेजे गए थे। जैसे ही विदेशी ड्रोन या विमान दूसरे देश पहुंचता है, उस देश का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। एयर डिफेंस के जरिए विदेशी ड्रोन को गिराया जाता है, लेकिन वो ड्रोन ऐसे ही
खुफिया सेंसर और नेटवर्क से फौरन जुड़ा होता है कि जैसे ही ये गिराया जाएगा तो जिस कमांड सेंटर से जुड़ा है वहां ये जानकारी दे देगा कि किसने मारा और किस लोकेशन से मारा है। क्या ड्रोन से भारत के एयर डिफेंस की जानकारी हासिल की जा रही थी? और अगला टारगेट किसी तरह से डिफेंस सिस्टम तबाह करना था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को ऐसे ही चकमा दिया था। तीसरी वजह, पूरा देश और सुरक्षा बल गणतंत्र दिवस की तैयारी में लगे। खबर है कि पाक राष्ट्रीय त्योहार में गड़बड़ी फैलाना चाहता है, तो क्या भारत में फैले अपने आतंकी नेटवर्क की मदद में जुटा है वो, और ड्रोन के जरिए खतरनाक हथियार भेजने की तैयारी में था। 4 दिन पहले जम्मू के सांबा में हथियार की बड़ी खेप भी मिली। 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 16 राउंड और 1 ग्रेनेड मिला है, और यह हथियार पाकिस्तान से आए और ड्रोन ने गिरा दिया था इन्हें। सुनिए जरा जो चश्मदीद वहां मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं। रात को भी जब उन्होंने फायर जब शुरू किया तो कुछ ड्रोन वगैरह थे, जिस वजह से हमारी जो आर्मी थी बिल्कुल सतर्क थी और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया। और जो है कुछ आग की तरह जो गोलियां आ रही थी वो हम सभी ने देखी। ठठियाली हो, पोंठल हो, हमारा पीछे का मिट्टी दड़ा हो, हमारा चलास हो, ये पूरा एरिया जो है ये बॉर्डर के साथ है। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान की काली करतूत देखने को सामने आई पिछली रात को। भारतीय सेना दिन रात। अब देखिए जरा इससे निपटने के लिए भारत ने क्या तैयारी की है। भारत ने अपने स्तर पर बहुत सी तैयारियां की हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे जो ड्रोन आए पाकिस्तान की तरफ से उन्हें गिराया गया, पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी और बाद में भी। और खुद भारत भी ऐसे ड्रोन पर काम कर रहा है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। पाकिस्तान को उसकी भाषा में ही जवाब देने की तैयारी है। अब देखिए भारत की तैयारी क्या है। ड्रोन को भटकाने में माहिर। भारत ने तकनीक के जरिए खास जैमर बनाए हैं, और जो ड्रोन सीधे नहीं उसके दिमाग पर हमला करता है। ये ड्रोन और ऑपरेटर के बीच का संपर्क तोड़ देते हैं। सिग्नल गायब होता है तो ड्रोन को समझ नहीं आता है कि उसे आगे क्या करना है और कहां जाना है। कई बार ड्रोन हवा में भटकता है और वहीं फिर गिर जाता है, तो कभी वापस वहीं जाने लगता है जहां से वो आया है। एक भी गोली चलाए बिना दुश्मन के ड्रोन बेकार हो सकते हैं। अगली तैयारी है, कुछ खास विदेशी ड्रोन जैमर को भी बेअसर कर देते हैं। तब भारत का सटीक एंटी ड्रोन सिस्टम काम करता है। एंटी ड्रोन गन लेजर हथियार से हवा में ही मार गिराते हैं। लेजर हथियार में किसी गोली मिसाइल की जरूरत नहीं होती। तेज ऊर्जा की किरण सेकंड्स में ड्रोन को जलाकर बेकार कर देती है। सेना 2000 करोड़ रुपए के सुइसाइड ड्रोन खरीदने में लगी है। ये ऐसे ड्रोन होंगे जो दुश्मन को तबाह कर खत्म कर देंगे। मतलब भारत वार भी करेगा और सबूत भी नहीं छोड़ेगा। खास बात यह है कि ज्यादातर ड्रोन भारत में ही बनेंगे। मतलब तकनीक भले ही विदेशी हो पर कंट्रोल भारत का होगा। इजराइल और तुर्की की नामी ड्रोन कंपनियां इस होड़ में लगी हुई हैं। वो भारत के साथ मिलकर किलर ड्रोन बनाने की तैयारी में है। तो भारत ने भी अपने स्तर पर यह तैयारी कर ली है कि कैसे जवाब देना है। आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। क्या है खास, आपको बताता हूं आज। दरअसल अक्सर कहा जाता है कि रोना कमजोरी की निशानी है, इसलिए हम अपनी भावनाओं और बोझ को भी छिपाना सीख लेते हैं कि कैसे उन्हें छिपाना है। लेकिन सच यह है कि आंसुओं से दिल हल्का हो जाता है और कई तरह का तनाव भी कम हो जाता है। भीष्म पितामह जैसे योद्धा भी आंसुओं की अहमियत जानते थे और ये मानते थे कि महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। अर्जुन के बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे। मान्यता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, इसलिए उन्होंने तय किया कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा और सूर्य जब उत्तरायण होगा तब मैं प्राण त्याग दूंगा। युद्ध में जीत के बाद पांडव भीष्म पिता से मिलने के लिए पहुंचे तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पांडवों ने पूछा, पितामह आप रो क्यों रहे? भीष्म पितामह बोले, तुम लोग जीत गए लेकिन तुम्हारे हाथों तुम्हारे ही भाई मारे गए। मेरे सामने मेरा वंश खत्म हो गया। सब कुछ जानते हुए भी मुझे सत्य के खिलाफ लड़ना पड़ा। इस वजह से मेरे दिल पर बड़ा बोझ है। मैं भी आंसू बहा रहा हूं तो मेरा मन हल्का हो रहा है। मैं भारी मन के साथ प्राण नहीं त्यागना चाहता, इसलिए रोकर अपने बोझ को हल्का कर रहा हूं।
भीष्म पितामह के इस प्रसंग में बड़ा फंडा छपा है। जब मन पर कोई बोझ हो और रोना आए तो रो लेना चाहिए। आंसू बहाने से मन हल्का हो जाता है और बोझ उतर जाता है। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं, अपनी जिंदगी में उतारें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।